स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साहस सीरीज के लेक्चर 11 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज आपने काफ़ी सारी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियोस जो हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है ऑन स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल, जहां पे साहस प्लेलिस्ट आप ढूंढ सकते हैं, पिछला जितना भी हमने पढ़ा है आज उसकी एप्लीकेशन होगी। और एप्लीकेशन भी कैसे होगी? मेंस की आंसर राइटिंग के थ्रू। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड अगर इस क्वेश्चन का मॉडल आंसर जो कि मैं PDF पर भी शेयर करता हूं आपके साथ, वो आपको चाहिए तो आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट करना है। दिस इज द टेलीग्राम, राइट। आपको टेलीग्राम खोलना है, वहां पर सर्च करोगे विदाउट स्पेस चंदन लर्निंग एंड यू विल बी एबल टू रीच मी, कनेक्ट मी, और वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ जरूर कनेक्ट कीजिएगा क्योंकि वहां पर हम टाइम टू टाइम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कुछ डाउट्स या क्वेरीज आपकी तैयारी को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, कोई भी ऐसी डाउट रहती है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर देते हैं। अलॉन्ग विद दिस मैं कभी कभी इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव सेशंस भी ले लेता हूं, तो इन दैट रिस्पेक्ट एज वेल वहां पर भी आपके कई डाउट्स होते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं, राइट। सो इस QR को आप स्कैन करोगे तो आप टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो जाओगे एंड बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर QR कोड व्हाट विल हैपन, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले मैं आपको फटाफट ये बता दूं दोस्तों कि देखो, आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल पार्ट है UPSC की तैयारी का। अगर आप 2024 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंटेंट को रिच करना स्टार्ट कर दें, सही डायरेक्शन में, सही सोर्सेस और सही अप्रोच के साथ अपनी तैयारी करें। यही चीजें एक अच्छे आंसर के पिलर्स हैं और इसमें टीम स्टडी IQ का P2I बैच आपके बहुत काम आ सकता है, जहां पे आंसर इवैल्यूएशन एक बहुत क्रूशियल फीचर है। हम आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप देते हैं जिसमें कि एक मेंटोर का नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। आंसर इवैल्यूएशन की पूरी टीम है, आप जितने मर्जी आंसर्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, क्लास में दिए गए क्वेश्चन हो, या आपने खुद कहीं से क्वेश्चन देखा और उसको अटेम्प्ट किया, वो इवैल्यूएट होंगे, उसका फीडबैक मिलेगा। उस फीडबैक पर भी आप अपने मेंटोर के साथ चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है। इसी के साथ साथ कई और फीचर्स मौजूद हैं P2I में, क्योंकि ये प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक सभी स्टेजेस की तैयारी करवाता है। बुक्स हो, लाइव क्लासेस हो, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, उसकी डिस्कशन हो, मेंस की टेस्ट सीरीज हो, उसकी डिस्कशन हो, मेंस का क्रैश कोर्स हो, सब कुछ इस बैच में इंक्लूडेड है। इसमें एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। 45,000 का ये कोर्स है, बट आप CS लाइव कोड यूज करने से 15,000 या उससे ज्यादा का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको CS लाइव कोड से मिलेगा एंड यूज दिस कोड टू एनरोल इन द क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस में भी आपके साथ जरूर मिलूंगा, राइट। दीज आर द फीचर्स जो आपको PDF में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब सीधा हम डिस्कशन करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में आई गॉट अ फीडबैक कि राजपूत को समझने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैक्यूना महसूस हुआ हमारे कुछ एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि राजपूत के बारे में भी जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मिडीवल इंडिया में इनके बारे में पढ़ा जाता है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर या आर्ट एंड कल्चर में इनकी काफी सिग्निफिकेंस रहती है क्योंकि इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस आर्ट एंड कल्चर में सीधा सीधा काफी यूजफुल है, राइट। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, और यहां पर क्या सिचुएशन थी 18th सेंचुरी की, उसमें राजपूत्स ने क्या रोल प्ले किया, ये जानना भी थोड़ा जरूरी है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन एक प्री कॉन्टेक्स्ट जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से पहले जो हमारे भारत में सिचुएशन थी उसको समझने के लिए राजपूत्स को भी समझना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राजपूत्स मराठास की तरह ही एक कॉन्फेडरेसी बना के रखे थे, राइट। जैसे कि मराठास के बारे में मैंने आपको बताया था, पेशवाज ऑफ पुणे, होलकर्स ऑफ इंदौर, राइट, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी प्रकार से राजपूत्स की भी लगभग 20 कॉन्फेडरेसीज थी। ठीक है, 20 अलग अलग क्लैंस थे जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बट हाँ, यूनिटी का एक्सटेंट उतना ज्यादा नहीं था जो हमने मराठास में भी देखा कि एक दूसरे के साथ राइवलरी रहती थी अक्सर, राइट। आज भी जब आप जाएंगे तो उदयपुर एंड जोधपुर, यहाँ के लोग थोड़ा सा इनका मिडीवल हिस्ट्री का जो पास्ट है उसकी वजह से नो डाउट वो आज एक कॉमन स्टेट राजस्थान के चलते एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट कहीं ना कहीं वो हिस्टोरिकल क्लैशेस आज भी नजर आते हैं, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लैंस की कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो इस प्रकार है: चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, राठौर्स ऑफ कन्नौज, गुहिलास या सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, चांडेलास ऑफ बुंदेलखंड, परामर्स
ठीक है, परमार ऑफ मालवा, सेनाज ऑफ बंगाल, सोलंकीज ऑफ गुजरात। ठीक है, ये राजपूत के अलग अलग क्लैंस हैं जो मौजूद थे, राइट। अब यहां पर अगर हम इनका मुगल साम्राज्य के साथ संबंध देखें, क्योंकि जितनी भी हमने हिस्ट्री अभी तक पढ़ी है उसमें एक कॉमन फैक्टर जो सभी इन स्टेट्स को जोड़ रहा है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल अथॉरिटी, राइट। तो मुगल्स के साथ इनका क्या संबंध था और इनकी मुगल्स की बेसिकली अथॉरिटी के डिक्लाइन के बाद राजपूत ने किस प्रकार से अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट किया, ये एक सवाल बनता है। तो दोस्तों इसमें मुगल्स जब सेंट्रल अथॉरिटी थे तब राजपूत बेसिकली आप कह लीजिए कि इनमें से काफी सारे किंगडम्स ने, काफी सारे राजवाड़ों ने मुगल्स की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था और इनके लिए अक्सर एक टर्म यूज की जाती है एंड दैट टर्म इज नोन एज पेशकशी जमींदार। पेशकशी जमींदार, पेशकश का मतलब आपको पता है, आज के समय में भी हम कई बार मजाक में वर्ड यूज कर लेते हैं कि बताइए जी, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं यहाँ हंसी मजाक चल रहा होता है तो कहते हैं कि पेशकश की जाए, कि कुछ प्रस्तुत किया जाए जिससे हम प्रसन्न हो, राइट। तो यहाँ पर राजपूत मुगल्स की अथॉरिटी को मान लेते थे लेकिन उनको अपनी इंटरनल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, राइट। तो उसके लिए इन्होंने क्या सिस्टम निकाला था कि एनुअल ट्रिब्यूट दिया करते थे मुगल रूलर्स को, जहां पर क्या प्रेजेंट होता था, उन्हें पेशकश, ठीक है, उनको पेशकश दी जाती थी। दिस वाज अ काइंड ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट। इस एनुअल ट्रिब्यूट के बदले राजपूत कॉन्फेडरेसी अपनी रिस्पेक्टिव टेरिटरी में राज कर सकती थी, ठीक है। तो यहां पर इस प्रकार से इन्होंने अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी बना के रखी थी और मुगल्स को एक तरीके से सिंबॉलिक सेंट्रल अथॉरिटी मानते थे ओवरऑल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। कई राजपूत्स को हायर मिलिट्री रैंक्स भी दिए, हमने मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कई राजपूत्स देवर मनसब्स एज वेल, राइट। इवन अकबर के समय पर राजा मान सिंह एटसेट्रा, ये राजपूत देवर वेरी लॉयल टू अकबर, ठीक है, मुगल क्राउन के लॉयल भी थे और बहुत क्रूशल रोल प्ले करते थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, राइट। तो रिलेशंस अच्छे थे, ठीक है। बट मेवाड़ वॉज वन सच राजपूत किंगडम जो मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता था और अक्सर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। महाराणा प्रताप इज वन सच एग्जाम्पल, ठीक है। उनके कई किस्से हमने छोटे होते, बचपन होते से लेकर अब तक पढ़े भी हैं, राइट। तो यहां पर मुगल्स और राजपूत के साथ ठीक पॉलिसी चल रही है, बट देन कम्स द रूल ऑफ औरंगजेब, जहां पर सिचुएशन खराब होनी शुरू हो जाती है। तो हालांकि मुगल्स टाइम टू टाइम दे डिड इंटरवीन इन सक्सेशन, बट बहुत ज्यादा नटोरियस इंटरवेंशन नहीं होती थी। बेसिकली होता क्या था कि राजपूत के क्योंकि आपस में अलग अलग कन्फेडरेसीज की यूनिटी नहीं थी, तो एट टाइम्स वो एक कॉन्टेक्स्ट दे देता था मुगल्स को सक्सेसर डिसाइड करने में, ठीक है। वो अपनी मनपसंद के सक्सेसर को सपोर्ट करते थे कि इसको सक्सेसर बना दिया जाए तो हम आपकी थोड़ी सपोर्ट कर सकते हैं अगेंस्ट सम अदर राजपूत किंगडम, ठीक है। तो उस इतने कॉन्टेक्स्ट में मुगल्स का सपोर्ट या मुगल्स की इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस हम कह सकते हैं वो रहती थी, लेकिन बहुत ज्यादा नटोरियस तरीके से नहीं होती जो हमने औरंगजेब के रेन में देखा। बात है 1768 की, जब मारवाड़ साम्राज्य, ठीक है, मारवाड़, इसकी सीट कहां पे है, वेयर इज द सीट ऑफ मारवाड़, वेयर वाज द सीट ऑफ मारवाड़, जोधपुर में। जोधपुर में यहां पर महाराज का दरबार लगता था, तो बेसिकली मारवाड़ की कैपिटल हुआ करता था जोधपुर। तो वहां पर राजा जसवंत सिंह का जब देहांत हुआ इन 1768, तो औरंगजेब ने जो सक्सेसर है, जो महाराजा जसवंत सिंह के बाद उनकी रानी हरी ने, ठीक है, बेसिकली सक्सेसर अपने नवजात शिशु को बनाना चाहते थे जो कि था अजीत सिंह, तो उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, ठीक है। ही डिड नॉट एक्सेप्ट अजीत सिंह टू बी द लेजिटिमेट रूलर, और वो चाहते थे कि बेसिकली रॉयल फैमिली का एक और मेंबर था हु वाज इंदर सिंह, ठीक है। कई टेक्स्ट में ऐसा भी कहा जाता है दैट ही वाज द सन ऑफ राजा जसवंत सिंह, राइट। तो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और अजीत सिंह जिसको बेसिकली ज्यादातर मारवाड़ के लोग उन्हीं को चाहते हैं कि ये सक्सीड करें अपने फादर को, तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, राइट। तो इसके पीछे कुछ कारण भी कहे जाते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे कहा जाता है कि शायद औरंगजेब लॉजिकल सोच रहा था या फिर औरंगजेब इनटॉलरेंट था, ठीक है। इसमें भी आपस में डिबेट हो सकती है। नो डाउट औरंगजेब की बिगटरी प्रैक्टिसेस जरूर थी, जिसकी वजह से अगर उन्होंने कोई सही डिसीजन लिया भी होगा तो इवन दैट वुड बी सीन इन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इन अ नेगेटिव लाइट, राइट। तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि ये एक इन्फेंट बच्चा था उस समय पर, राइट, अपने पिता के देहांत के बाद, ही वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, और इनकी मदर बेसिकली एक रीजेंट की तरह एक्ट करती थी, कि उनके बिहाफ पर उन्होंने शासन चलाना था। तो औरंगजेब का मानना था कि क्योंकि मारवाड़, आगरा और अहमदाबाद एक बहुत स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट के बीच में आता है,
ठीक है। आगरा मुगल्स की हिस्टोरिकल कैपिटल भी थी, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में भी ये लाई करता है। सेम गोज फॉर अहमदाबाद कि वेस्टर्न कोस्ट के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, दोनों इन जगहों को, राइट। तो उस केस में हम एक छोटे बच्चे के हवाले इस साम्राज्य को नहीं दे सकते, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली वो चाहते थे कि इंदर सिंह बने, लेकिन रॉयल फैमिली वो नहीं चाहती थी कि इंदर सिंह को ये कोई ऐसा खिताब मिले, और अजीत सिंह को ही वो लेजिटिमेट रूलर मानते थे। कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रगल हुआ, रिबेलियन हुआ, जहां पर राठौड़ सरदारों ने मारवाड़ के साथ मिलकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। यहां पर ऐसा भी कहा जाता है कि अजीत सिंह को एक्सेप्ट करवाने के लिए इनकी मां ने ये तक एक्सेप्ट कर लिया था कि आप अगर मेरे पुत्र को ये शासन चलाने देंगे तो शारिया को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बट इवन देन औरंगजेब तो औरंगजेब है ना, तो उसने ये सिचुएशन भी एक्सेप्ट नहीं की, जो कि शायद कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिस्ट्री के डायरेक्शन को काफी ज्यादा बदल देती है, ठीक है। तो यहां पर अब आगे क्या होता है कि ग्रेजुअली रिलेशंस जो हैं वो लव हेट रिलेशंस रहते हैं, कि बेसिकली स्ट्रगल चलता रहता है बिटवीन वेरियस राजपूत कन्फेडरेसीज एंड मुगल्स, एंड अल्टीमेटली जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो ये रिलेशंस एक नया टर्न ले लेते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद आप सबको पता है कि इनको सक्सीड किया था वन ऑफ द लेटर मुगल शाह आलम वन ने, जिसको बहादुर शाह वन भी कहा जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं जोधपुर को प्रॉपरली वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दूं। कॉन्सिक्वेंटली 1708 में ये मारवाड़ की कैपिटल जोधपुर पर अटैक करते हैं, ठीक है। अटैक के बाद बेसिकली अजीत सिंह को सरेंडर करना पड़ता है, राइट। और इस अटैक के बाद वो एक एंटी मुगल लीग बनाते हैं, जिसमें कि वो एक तरीके से दृढ़ निश्चय करते हैं कि वो मुगल्स के खिलाफ संघर्ष अपना जारी रखेंगे। इस एंटी मुगल लीग में 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स कौन से हैं? मारवाड़, जिसको लीड कर रहे थे अजीत सिंह, आम्बेर, जिसको लीड कर रहे थे जय सिंह टू। आम्बेर की कैपिटल क्या थी? जयपुर, ठीक है। इनफैक्ट जय सिंह टू को सवाई जय सिंह भी कहा जाता है, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ जयपुर, ठीक है, फाउंडर ऑफ द सिटी जयपुर, राइट। इन्होंने जयपुर के साथ भी हाथ मिलाए। और दुर्गादास राठौड़, ये क्या है? ये मेवाड़ है, ठीक है, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, और इसकी कैपिटल क्या थी? उदयपुर, ठीक है। तो उदयपुर रियासत, जयपुर रियासत और जोधपुर रियासत, इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए और ये दृढ़ किया कि मुगल्स जहां जहां पर हमारे साथ इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसका बगावत करनी है, हमने उसका रिबिलियन करना है, ठीक है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएंगे और एक दूसरे के साथ चलेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, और जहां पर मे भी आप में से काफी स्टूडेंट्स को शायद पिछले लेक्चर में थोड़ी समस्या आई हो, इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की थी, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे राजपूत, स्ट्रैटेजी ऑफ अपॉर्चून, अलूफनेस और एडहेरेंस, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 3 व्यक्ति, ये 3 महाराज यही ये पॉलिसी को फॉलो करते थे, ये पॉलिसी ओवरऑल राजपूत स्ट्रैटेजी में हम देख सकते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड कि इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। अपॉर्चून, अलूफनेस एंड एडहेरेंस, ठीक है। अपॉर्चून का मतलब है कि मौका परस्त होना, ठीक है, कि हम एडवांटेज, अपनी एडवांटेज हमें अगर कहीं दिख रही है तो उसको हमें ग्रैब करना है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इंसान ऐसे ही हैं, ठीक है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। आज की डेट में इंडिया के पास अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो क्यों नहीं उसको ग्रैब करेगा। अगर यूएस के साथ किसी ट्रेड डील में हमें एक एडवांटेज दिख रहा है जहां पे हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, राइट, तो क्यों ना एडवांटेज लें उसका। सिमिलरली अगर फ्रांस के साथ किसी और तरह की डील में हमें एडवांटेज मिल रहा है, हम वो करेंगे, और रशिया के साथ अगर ऑयल प्राइसेस को लेके हमें एडवांटेज मिल रहा है तो हम वो करेंगे। एवरीवन हैज अ राइट टू मेंटेन और एंश्योर हिज और हर ओन इंटरेस्ट, और ये चीज देशों में और रीजन्स में भी ये चीज अप्लाई होती है। तो यहां पर अपॉर्चून में क्या होता था कि जब कभी भी, ठीक है, क्योंकि इन राजपूत में आपस में यूनिटी की थोड़ी कमी थी, तो इनकेस इनको मुगल्स के साथ अलायंस बनाना जब कन्वीनियंट होता था, तब ये अलायंस बनाने से संकोच नहीं करते थे, ठीक है। टाइम टू टाइम मुगल्स के साथ अलायंस बना ली जाती थी, राइट। सेकेंडली, ये अलायंस बनाने के समय पर जब इनको मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, मिलिट्री अलायंस का जो पर्पस है वो मिलिट्री असिस्टेंस ही होता था। मान लो कोई इन्वेडर आ रहा है तो मुगल्स को सेंट्रल अथॉरिटी मान के उनके साथ अलायंस बना के लड़ लिया उसके साथ, ठीक है। या फिर एक पड़ोसी मुल्क उनकी टेरिटरी में एनक्रोच कर रहा है तो वहां पर भी मुगल सम्राट के साथ अलायंस बनाकर उसका विरोध कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें चलती थी, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे 100% और जो मुगल्स कह रहे हैं उसी के हिसाब से चलते थे। नो, इट वॉज नॉट लाइक दिस, राइट। इसमें क्या था कि दूसरी जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, इसी स्ट्रैटेजी के अंदर जो दूसरा फेज था वो होता था अलूफनेस का। अलूफनेस का मतलब ये है कि इवन इफ
they are taking Mughal assistance, even if they have forged an alliance against someone with the help of Mughals, तो उस केस में भी उन्होंने मुगल कोर्ट से एक सेफ डिस्टेंस, एक वन आर्म डिस्टेंस बनाकर रखना है। इन्होंने मुगल्स के साथ एक वन आर्म डिस्टेंस बनाकर रखना है, यानी कि डायरेक्ट सब्जुगेशन, यानी कि बिल्कुल ही अधीन होना मुगल्स के, कि जैसा मुगल्स चाहेंगे वैसी पॉलिसी इनके यहां आए, नो, वो इनको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन एक वन आर्म डिस्टेंस भी रहेगा और अपनी रीजनल ऑटोनॉमी इंश्योर करके रखेंगे। सो ऑपर्चून के साथ साथ अलूफनेस, कि मुगल कोर्ट जो कह रहा है हर चीज नहीं माननी, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी भी एक्सेप्ट करते थे। उसके बाद जब मुगल्स और राजपूत के जनरली रिलेशंस अच्छे हुआ करते थे, तो वहां पर एडियरेंस फॉलो की जाती थी, यानी कि मुगल्स के प्रति लॉयल्टी, ठीक है, जनरली अकबर के समय पर ये हम काफी ज्यादा वाइड रूप में देख सकते हैं, काफी बड़े पैमाने पर देख सकते हैं, एडियरेंस में लॉयल्टी, राइट। और जब अच्छे संबंध हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मुगल्स को कई ट्रिब्यूट्स भी दे दिए जाते थे, ठीक है। और मिलिट्री असिस्टेंस जब मुगल्स को जरूरत है तो वहां पर ये भी मिलिट्री असिस्टेंस दे देंगे, तो इस प्रकार से चलता था। अब यहां पर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि राजपूत आन बान और शान, तो ये कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे किसी और के साथ अलायंस बनाना, या कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे डायरेक्ट सब्जुगेशन। तो आपकी बात इतनी सही है कि डायरेक्ट सब्जुगेशन या किसी के अधीन होना तो मंजूर नहीं था, खासकर मुगल्स के, लेकिन अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यस, अलायंस बन जाती थी, ठीक है। एंड सुख शांति बनाने तक जहां तक बात है, ठीक है, एक पीस के कंडीशंस हैं, उस टाइम पे अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, उनको और प्रमोट करने के लिए ट्रिब्यूट्स भी दे दिए जाते थे। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो बहुत डायनामिक पॉलिटिकल लैंडस्केप हमारा 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें हर किंगडम को अपनी जगह बनाने की जरूरत थी। इट वॉज नॉट ईजी टू मेंटेन योर कंट्रोल ओवर टेरिटरी। चीजें बदल रही थी, कभी मराठास अटैक कर देते थे, कभी फॉरेन इन्वेडर्स अटैक कर देते थे, दूसरे राजपूत अटैक कर देते थे। तो वहां पर ये जरूरी था कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके वो अपनी टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल बनाकर रखें। इसी के साथ साथ अपने इंटरेस्ट सेफगार्ड तो कर ही रहे हैं, ठीक है, टेरिटरी पे कंट्रोल है तो वो उनका ही इंटरेस्ट है, एंड ऑटोनॉमी भी इंश्योर करनी है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनकी अलूफनेस है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब इसी पॉलिसी के चलते इन्होंने कई एडवांटेजियस पोजीशंस भी गेन की ड्यूरिंग मुगल रूल, ठीक है, इवन ड्यूरिंग लेटर मुगल्स। फॉर एग्जांपल अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह नो डाउट इनको सरेंडर करना पड़ा बहादुर शाह वन के साथ, बट इनको सूबेदारी या गवर्नरशिप भी मिली अजमेर और गुजरात की, राइट। इसमें जो सैयद ब्रदर्स हैं, राइट, सैयद ब्रदर्स के साथ बेसिकली उन्होंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया, एक इस तरह की परिस्थिति बना दी जहां पर अजीत सिंह अगर अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं फारूक शाह के साथ तो रिलेशंस सुधर सकते थे। तो वहां पर उन्होंने वो चीज भी बेसिकली इंश्योर की कि विवाह हो जाए फारूक शाह का, एंड अजीत सिंह को बदले में इंपॉर्टेंट ही पोजीशंस मिल जाए, राइट। इसी के साथ साथ जो जय सिंह टू हैं, इनको आगरा की गवर्नरशिप दी गई, राइट। जय सिंह टू को आगरा की गवर्नरशिप दी गई, एंड सूरत का एक रेवेन्यू का हिस्सा भी मिला, यानी कि जो सूरत एज अ सरकार एक रेवेन्यू यूनिट था, तो वो भी इनको ये पार्ट मिल गया। और ये मोहम्मद शाह के समय पर हो रहा है, ठीक है, जिनको रंगीला के नाम से भी हम जानते हैं। राजपूत मराठास और अफगान्स के अटैक्स के समय पर भी, और ऐसा नहीं कि मराठास का अटैक एक आध बार ही हुआ, रिपीटेडली होते थे, ठीक है। मराठास वो बहुत एम्बिशियस थे कि नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करें, तो उस नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन के चलते राजपूत के ऊपर भी अटैक होते थे, तो और अफगान्स के भी अटैक होते थे वेस्ट की तरफ से, ठीक है, ईस्ट की तरफ से भी अटैक हो जाते थे, रोहिलखंड की तरफ से अटैक हो जाते थे। तो उस समय पर मुगल्स के साथ अलायंस बनाकर ये लोग इन अटैक्स और इन इन्वेजन्स को बेसिकली रेजिस्ट कर पाते थे। और यहां पर दोस्तों आपको ये समझना होगा कि इस समय भारत काफी ज्यादा बटा हुआ है, नो डाउट इसको स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी क्यों कहा जाता है, ठीक है, मैं मतलब ही समझाऊंगा इसका। तो ये सिचुएशन यहां पर थी, ठीक है। अब इन्हीं अपनी इस पॉलिसी के चलते अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते सिचुएशन ऐसी थी कि दिल्ली के एक समय ऐसे था जब राजपूत बहुत बड़ी टेरिटरी कंट्रोल करते थे। दिल्ली से 900 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाओ एज फार एज सूरत, तो राजपूत का पूरा कंट्रोल वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आज की डेट में भी इवन गुजरात में भी हमें काफी हद तक राजस्थानी टच भी मिलता है, ठीक है, राजस्थानी कल्चर के कई एलिमेंट्स वहां पर भी मौजूद हैं। रीजन यही है कि राजपूत ने काफी बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया था, ठीक है। अब यहां पर एनालिसिस करते हैं एक बार कि जितने इंडिपेंडेंट किंगडम्स हमने पिछले कई लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनका नेचर और इनकी लिमिटेशंस क्या थी जिसने अल्टीमेटली ब्रिटिश को अलाउ किया टू कंट्रोल एंड कॉन्कर देम। यहां पर
आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सबसे पहली चीज आपने ये नोट की होगी कि मुगल सुपरमेसी को इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ये मैं पहले भी वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। ये चीज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी देखेंगे कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू को बेसिकली लीडर माना गया था ओवरऑल पूरे इंडिया के उस रिवोल्ट का, राइट। तो उसके पीछे कारण यही था कि इवन दो लेटर मुगल्स के समय पर मुगल्स की सेंट्रल अथॉरिटी और उनका जो ग्रिप हुआ करता था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, वो काफी वीक हो गया था, लेकिन सिंबॉलिकली नॉमिनल हेड ये फिर भी माने जाते थे। इवन जो बैटल ऑफ पानीपत है उसमें भी आपको पता है कि मराठास लड़ रहे थे, लेकिन वही बात है कि दिल्ली को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश रहती है, राइट। इसी के साथ यहां पर जो इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि ट्रेड के माध्यम से काफी ज्यादा अमीर ट्रेडर्स उत्पन्न होते हैं, और जो जागीरदारी क्राइसिस होता है उसमें जमींदारों की क्या होता है कि एक तो आपस में उनका फ्यूड होता है और दूसरा वो पावरफुल भी हो जाते हैं क्योंकि राजा कमजोर हो गया है, ठीक है। राजा की सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो गई है, तो उसमें क्या होता है कि उसको टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो अब जमींदारों के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो इसमें मर्चेंट्स और जमींदारों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन रीजनल पॉलिटिक्स एंड रीजनल पॉलिटी। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स बन के आए, ठीक है। टाइम टू टाइम इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया अपने अपने रीजनल रूलर्स को। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे तो ऑब्वियसली उनकी कई बातें मानी भी जाएंगी, एंड जहां पर इन्होंने किसी राजा को ओवरथ्रो करवाना था तो वहां पर भी ये सक्सेसफुल हो जाते थे। जगत सेठ ने जो बंगाल में एक रोल प्ले किया, इसको हम देख भी चुके हैं बंगाल की कहानी में, ठीक है। आगे भी इनका एक बार रेफरेंस आएगा जब हम एनेक्सेशन ऑफ बंगाल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, राइट। अब इसके बाद इनमें एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी और साउंड ऑर्गेनाइजेशन की भी कमी थी, ठीक है। ऐसा तो है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आप ओवरऑल देखो तो वो तो फ्रेगमेंटेड था ही, विद इन दीज फ्रेगमेंटेड रीजनल किंगडम्स वो अंदर से इंटरनली भी काफी फ्रेगमेंटेड थे। फॉर एग्जांपल मराठास में कन्फेडरेसी थी, आपस में नहीं बनती थी, उनकी डिस्प्यूट्स रहते थे, इन्हीं डिस्प्यूट्स का आगे अंग्रेजों ने फायदा उठाया। सेम गोज फॉर राजपूत्स एज वेल, राइट। तो यहां पर एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट थी, ठीक है, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और मिलिटरीली, राइट। मिलिट्री भी बंट जाती है जब कॉन्फेडरेसीज में बटा हुआ है एक पर्टिकुलर किंगडम, तो मिलिटरीली भी मिलिट्रीज बटी हुई है, ठीक है। विद इन मराठास अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर है, लेकिन डिवाइडेड है अमंग डिफरेंट कॉन्फेडरेट्स, ठीक है। होलकर्स की कोई है, पेशवास की कोई और मिलिट्री है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर ये जो मिलिट्री है, कहने को मराठा मिलिट्री है, लेकिन आपस में उनका यूनिटी कहीं ना कहीं लैक करना स्टार्ट कर जाती है। इस चीज ने भी इंडिया को ओवरऑल कमजोर बनाया और इन रीजनल पावर्स को भी काफी ज्यादा कमजोर बनाया। जमींदारों के ऊपर जो डिपेंडेंसी इवन वो भी काफी ज्यादा घातक साबित हुई। जब भी किंग बहुत ज्यादा जमींदार, मिडलमैन या मर्चेंट्स के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उसको व्यापारी कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो किसी और की विम्स एंड फैंसीज पर सीट पर रहेगा तब जब तक कोई मर्चेंट उसको सपोर्ट करेगा तब तक वो सीट पर रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ सिचुएशन वेरी डेंजरस, राइट। और जागीरदारी क्राइसिस जो हमें देखने को मिलते हैं, इसका भी हमने कारण भी समझे हैं, फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है, बहुत सारे नोबल्स का होना, राइट। तो आपस में इनकी फर्टाइल जागीर मिल जाए इनको। जागीरदारी में क्या होता था कि आपको सैलरी की जगह क्या मिलता था, एक लैंड मिल जाता था, उस लैंड के रेवेन्यू से आप अपनी सैलरी एक्सट्रैक्ट करो और रिमेनिंग सरप्लस राजा को भेज दो, ठीक है, मुगल शहंशाह को भेज दो। तो यहां पर जब जागीर्स की शॉर्टेज हो गई और शॉर्टेज के साथ साथ फर्टाइल जागीर भी नहीं मिल रही, तो अक्सर क्या होता था कि जागीरदारों में और नोबल्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो इवन उस चीज ने काफी ज्यादा कमजोर कर दिया। एंड ओवरऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ मुगल्स के अंदर है, ये काफी ज्यादा बाकी के जो रीजनल पावर्स है ना, उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डिसयूनिटी और कांस्टेंट वॉरफेयर का हमें एक पिक्चर 18th सेंचुरी के इंडिया में देखने को मिलती है। सो दिस इज बेसिकली द सिचुएशन एग्जिस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। अब यहां पर आते हैं, मेंस के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जो जिसकी आप वेट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को अब यहां पर सॉल्व किया जाएगा। देखो दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन की डिस्कशन, मॉडल आंसर देने के साथ साथ मैं कुछ डूज एंड डोंट्स भी आपको बताना चाहूंगा, और मेरा फोकस रहेगा कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड सिमिलर क्वेश्चंस अगर आपको आगे कभी आते हैं, ठीक है। तो यहां पर 150 शब्द का 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था, सन था 2017 में। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज बिसेट विद स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। क्या पूछ रहा है भाई, इतने डिफिकल्ट वर्ड्स। तो देखो,
क्लैरिफाई और हाउ का मतलब पता है, 18th सेंचुरी इंडिया का भी मतलब पता है। प्रॉब्लम यहां पर आई होगी काफी एस्पिरेंट्स को, ठीक है, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है। अब इसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब है, स्पेक्टर का मतलब होता है भूत, घोस्टली, हॉन्टेड, ठीक है, स्पेक्टर का मतलब ये होता है। बिसेट का मतलब है कि इट वॉज फुल ऑफ दिस फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, कि भारत 18वीं शताब्दी में एक तरीके से फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का भूत, घोस्ट नजर आता था, ठीक है, कि इट वॉज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, इट वॉज अ वेरी फियरफुल सिचुएशन, कि एक भूत की तरह कितने सारे रीजनल किंगडम्स हैं, लड़ाई करते जा रहे हैं और हर तरफ केओस है। तो इसको आपने क्लैरिफाई करना है। अब यहां पर कैसे आंसर करें इसका? सबसे पहले मैं गलती बताता हूं कि आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हुए, आपसे अगर कोई गलती हुई है तो वो क्या गलती थी। देखो दोस्तों, जब भी हमने आंसर लिखना है 150 वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो वी हैव टू बी वेरी लिमिटेड। इन दैट केस आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि आप सारा कुछ लिखते हैं। अब हमने जो इतना बड़ा चैप्टर कवर किया है और मैंने इसको बुक से काफी ज्यादा डिटेल में आपके साथ कवर किया है, तो उधर हो क्या रहा है, उधर क्या हो रहा है कि बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आपने उस इंफॉर्मेशन में से केवल वो चीज एक्सट्रैक्ट करनी है जो इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सके। अगर आप ऐसे ही कुछ भी लिखते रहोगे, 0 मार्क्स मिलेंगे उसके। अब टू दी पॉइंट लिखने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग, जहां पे आपको 50% मार्क्स तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, वो है क्वेश्चन की डिमांड को समझना। क्वेश्चन की डिमांड को समझने के लिए उसके कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में ही, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। और सिमिलरली जब आपको उस डिमांड को फुलफिल करने को दिखाना है, तो आपके आंसर में भी वो कीवर्ड्स दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या हैं, देखो इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स हैं 18th सेंचुरी इंडिया एंड स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी। तो मिड 18th सेंचुरी में हमें यह पता है कि बहुत सारे रीजनल किंगडम्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और फ्रेगमेंटेड पॉलिटी क्यों है? क्योंकि उनमें डिसयूनिटी, कंटेंशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ करती थी। लेकिन इन दो एस्पेक्ट्स को हमने ट्रीट कैसे करना है, हमने दिखाना है क्लैरिफाई हाउ दिस वाज देयर। तो जब हाउ आ जाता है, हाउ एक डायरेक्टिव है, ठीक है, हाउ आया हो या अकेला क्लैरिफाई आता, उसमें बहुत ज्यादा क्या कोई फर्क नहीं होगा। तो जब हाउ वर्ड आपको क्वेश्चन में आ जाए, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करना होता है प्रोसेस नजर आना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस नजर आना चाहिए। अब प्रोसेस कैसे नजर आता है? या तो वो स्टेप्स दिखा पाओ आप कि इन स्टेप्स की वजह से अल्टीमेटली ये हो गया, ठीक है, या फिर आप वो फैक्टर्स दिखा दो जिन फैक्टर्स के इंटरप्ले की वजह से एक पर्टिकुलर आउटकम निकल गया। इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से फेजेस नहीं, यहां पर हम फैक्टर्स दिखाएंगे, क्योंकि 18th सेंचुरी इंडिया की बात हो रही है। ऐसा नहीं पूछा गया कि मिड ऑफ सम अदर सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक कैसे फ्रेगमेंट हो गया, ये नहीं पूछा। इसने कहा है 18th सेंचुरी इंडिया में किस प्रकार से फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी, वो शो करो। तो वो प्रोसेस दिखाना है, उसमें हम फैक्टर्स दिखाएंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड समझ लग गई, कैसे आंसर करोगे पता लग गया। अब आप इसके बारे में स्ट्रक्चर सोचो कि क्या स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं इसमें, ठीक है। द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, अगर क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, तो उस सिनारियो में आप आधी से ज्यादा जंग जीत गए, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी, ठीक है। इंटरप्रेट सही कर लिया, उसके बाद आंसर को स्ट्रक्चर देना और लिखना है, राइट। तो इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने ये आंसर प्रैक्टिस किया होगा। लेट अस नाउ कंपेयर, ठीक है, लेट अस नाउ कंपेयर कि किस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर अगर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर में बताऊं, तो आपके आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आएगी। 150 वर्ड्स का क्योंकि आंसर है, तो वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहां पर बहुत बड़ी गलती जो कई एस्पिरेंट्स करते हैं, आप में से कई लोग मुझे आंसर्स अपने भेजते भी हैं, उसमें एक कॉमन गलती मैं ये देखता हूं कि आप इंट्रोडक्शन बहुत लंबी कर देते हो। इंट्रोडक्शन को ब्रीफ रखना होता है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक्चुअल मार्क्स जो हैं वो बॉडी के मिलते हैं। द एक्चुअल मार्क्स वो बॉडी के होते हैं, ठीक है। यूपीएससी एक रेशो डिसाइड करके रखती है, जो मैक्सिमम रेशो रहती है वो बॉडी से मिलती है आपको। बॉडी अगर आपको सही से पता है, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन थोड़ी एडिशनल एडवांटेज आपको आपके एग्जाम्स में दे देते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में 30 से ज्यादा वर्ड्स मैं सलाह दूंगा कि इससे ज्यादा आप मत जाइएगा, ठीक है। डोंट गो बियॉन्ड 30 वर्ड्स। बॉडी 90 वर्ड्स रहेगी, मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 30 वर्ड्स तक होनी चाहिए। तो अगर ये 30 है, तो बॉडी के लिए हमारे पास 90 वर्ड्स रह जाते हैं। एंड फर्दर बॉडी को भी स्ट्रक्चर देना है कि मान लो अगर आप 3 फैक्टर्स देते हो, तो हर एक फैक्टर में आप 30 वर्ड्स एलोकेट कर सकते हैं,
ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास फैक्टर्स ज्यादा हैं तो आपके पास पर फैक्टर वर्ड्स थोड़े कम हो जाएंगे, राइट। तो पर फैक्टर फिर वर्ड्स कितने आएंगे, 90 डिवाइडेड बाय 4, ये लगभग कितना बनेगा, ये लगभग 22 वर्ड्स के आसपास बन जाएगा, ठीक है। 24 वर्ड्स के लगभग ये आपका बन जाएगा अगर आपके पास 4 फैक्टर्स हैं, राइट। तो यहां पर आप कोशिश ये कर सकते हैं, क्योंकि 150 शब्द का आंसर है, अगर 3 फैक्टर भी आप देते हैं और उन 3 फैक्टर्स में सही से उत्तर को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन क्लैरिफाई पर है, वो पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सी। अब इसके अंदर वेट, पहले हम अब इसमें क्या इंट्रोडक्शन रख सकते हो आप, ठीक है। कमेंट में भी मुझे बताओ कि इंट्रोडक्शन किस तरह की हो सकती है। क्लैरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी वाज बेसेट विद द स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ठीक है। अब आप में से कई लोगों ने अटेम्प्ट किया है, अब मैं दिखाता हूं कि एक बहुत अच्छा तरीका इंट्रोडक्शन का क्या हो सकता है, राइट। अब देखो जो 18th सेंचुरी है, नो डाउट हमसे ये पूछा नहीं गया कि एक टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक कैसे फ्रेगमेंट हुई, वो नहीं पूछा, लेकिन हम इंट्रोडक्शन में क्या नहीं लिख सकते। अगर हम इंट्रोडक्शन में लिख दें कि आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, और हिस्ट्री का क्योंकि पेपर है GS1 का, तो वहां पर अगर हमें डेट्स पता है और उन डेट्स को हम थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दें तो एग्जामिनर के ऊपर एक एडिशनल इंप्रेशन बन जाता है। तो आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, ब्रैकेट में 1707, द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ मुगल्स डिक्लाइंड ग्रेजुअली, दैट इवेंचुअली लेड टू इमर्जेंस ऑफ 3 मेन टाइप्स ऑफ रीजनल किंगडम्स। पिछले कई सेशन से यही तो बात कर रहे हैं हम। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी को हमने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर कर दिया। जहां जहां आपके आंसर में इनोवेशन और स्ट्रक्चर नजर आएंगे, एग्जामिनर का काम आसान हो रहा है। आपने बड़े संक्षिप्त शब्दों में इंट्रोडक्शन में ही एग्जामिनर को बता दिया कि मैं यहां पर काम की बात करने आया हूं, इधर उधर गोली देने की आदत नहीं है मेरी। आपने बता दिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 3 तरह के किंगडम्स आए थे और इन्हीं 3 किंगडम्स में आपको फ्रेगमेंटेड पॉलिटी नजर आएगी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे जिसके थ्रू आप अपनी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। अब इसमें फिर आपको मेन बॉडी की तरफ जाना है। देखो दोस्तों, क्योंकि 150 वर्ड्स का आंसर है और आजकल क्या है कि यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा ऐसा हो गया है कि बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एक समय होता था जब 40 नंबर के भी सवाल आ जाते थे तो कनेक्टिंग लाइन देनी पड़ती थी, लेकिन अब आप कनेक्टिंग लाइन ना भी दें तो चलेगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एग्जामिनर को यह नजर जरूर आना चाहिए कि अब इंट्रोडक्शन के बाद आपका मेन बॉडी स्टार्ट हो गया। तो उसमें व्हाट यू शुड डू इज यू शुड गिव अ कनेक्टिंग फ्रेज और यू कैन चेंज द पैराग्राफ, या फिर एक हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। यहां पर मैं एक कनेक्टिंग फ्रेज दूंगा, मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूं, फैक्टर्स इंडिकेटिंग मिड 18th सेंचुरी इंडिया एज अ स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी। ये मैंने कनेक्टिंग फ्रेज दे दी और एग्जामिनर को आइडिया लग गया कि अच्छा ये अब दिखाने लगा मुझे कि कैसे वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी मिड 18th सेंचुरी इंडिया में, राइट। जब 40 नंबर के क्वेश्चन आते थे तो इसको और लंबा कर सकते थे आप कि the way how India was picturized as, or India was beset with the specter of fragmented polity can be seen in light of the following, ठीक है। इस तरह का भी सवाल या इस तरह के आपका स्ट्रक्चर आ सकता था, राइट। लेकिन यहां पर शब्दों की कमी है तो यहां पर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, जिस तरह से क्वेश्चन में मैंने बताया कीवर्ड्स होते हैं, आपके आंसर में भी वो कीवर्ड्स नजर आने चाहिए। तो यहां पर देखो, फैक्टर्स इंडिकेटिंग मिड 18th सेंचुरी इंडिया, स्पेक्टर ऑफ फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ये आपके आंसर में दिख रहा है। उससे भी एग्जामिनर को ये बार बार रीइंफोर्स हो रहा है दैट यू आर आंसरिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है। अब यहां से रीइंफोर्स हो गया, लेकिन आपकी बॉडी में भी उसको वही चीज दिखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्टर उठा के लिख दो, वही फैक्टर लिखने जिससे एक्चुअली प्रूव हो, राइट। तो यहां पर सबसे पहले एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है। अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, नो डाउट इसमें वर्ड्स भी मौजूद हैं, लेकिन एक फ्लो चार्ट से बेसिकली आप अपना आइडिया आपने वो भी बता दिया। देखो, इंट्रोडक्शन में 3 मेन टाइप्स ऑफ रीजनल किंगडम्स बताए, यहां पर उसका डायग्राम बताकर एग्जामिनर को यह भी कन्वे कर दिया कि आपको इसके बारे में पता है, ठीक है। यू हैव द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, और उसकी ब्रैकेट में एग्जाम्पल दे दी तो उसका भी आइडिया लग गया। तो इसको एज अ पिक्चर ही ट्रीट किया जाएगा, वर्ड्स में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, और आपका बेसिकली एग्जामिनर का काम ही आसान किया आपने, ठीक है। तो यहां पे लगभग 23 वर्ड्स की इंट्रोडक्शन है, एक फ्लो चार्ट ऐड हो गया, बॉडी का अब मेन पार्ट, ठीक है। ये लगभग 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड्स की ये कनेक्टिंग फ्रेज बन गई, ठीक है। अब हमने बॉडी स्टार्ट कर दी। बॉडी में सबसे पहला पॉइंट आएगा लैक ऑफ यूनिटी, जो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का मूल आधार है। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का मतलब ही है कि वो जो रीजनल किंगडम्स है उसमें यूनिटी नहीं थी। तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे अब कि किस प्रकार से ये एग्जिस्ट करता था। While Marathas they projected themselves as protectors of Hinduism against Mughal bigotry, ठीक है, बिल्कुल औरंगजेब के समय पर बिगटरी एग्जिस्ट करती थी। मराठास ने खुद को प्रोजेक्ट करते थे that yes we are the saviors of Hinduism, right? But even then
राजपूत्स एंड जाट्स के साथ उनका स्ट्रगल था, ठीक है। एडिशनली उनके अंदर आपस में भी यूनिटी की कमी थी, है ना। तो नो डाउट खुद को एक कॉमन पावर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती थी, बट इवन देन इंटरनली दे वर डिवाइडेड, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो आपकी आर्गुमेंट को प्रूव कर सकता है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल से हैं तो आप यहां पर 1758 में जो मराठास का मेवाड़ के अगेंस्ट एक कैंपेन हुआ था उसकी एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। इससे कुछ वैल्यूडेशन हो जाती है, राइट। थोड़ा हम डिटेल में डेप्थ में पढ़ते हैं ऑप्शनल में तो उसका थोड़ा फायदा हो जाता है। और हाँ, ऑप्शनल की सेल लगी हुई है 26 तक, ठीक है। इस महीने के 26 तक, जुलाई 26 तक इसकी सेल है। तो जो हिस्ट्री ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल आप अवेल करना चाहते हैं तो CS लाइव कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा उस पर डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहां पर सेकंड पॉइंट आपका आएगा हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, ठीक है। ये क्या थे? हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल, ये सक्सेसर स्टेट्स थे। तो दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज सक्सेसर स्टेट्स ऑफ मुगल एम्पायर, बट इवन देन दे कुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी कौन था? ब्रिटिश, ठीक है। ये कॉमन एनिमी के अगेंस्ट भी यूनाइट नहीं हो पाए, राइट। तो यहां पर भी ब्रिटिश एज वेल एज फॉरेन इन्वेडर्स दोनों, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के केस में भी हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजनल पावर्स थी लेकिन ऑपोजिट कैंप्स को ज्वाइन कर देती थी। यही हमारा सेकंड पॉइंट भी बनेगा। पहला फैक्टर लैक ऑफ यूनिटी बना, उसको हमने सब्सटैंशिएट कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या बन रहा है? फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। यहां पर भी आप एक फ्लो चार्ट से एग्जामिनर का काम आसान कर सकते हैं। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 3 चीजें हमें नजर आती हैं। पहली चीज, जो रीजनल पावर्स हैं वो ऑपोजिट कैंप्स में है। मराठास के साथ लगभग कोई भी नहीं है, ज्यादातर लोग अब्दाली के साथ हैं, ठीक है। और जो मराठास के लायस थे भी, वो भी ज्यादा देर के लिए, मतलब जाट्स ने मराठास की हेल्प करने की कोशिश की, बट इवन देन दे कुड नॉट यूनाइट। ये भी एक फ्लॉ था। इससे भी पता लगता है कि भूत था पूरा, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, बुरा हाल था पॉलिटी का, राइट। सेकेंडली, मराठास अलायंस नहीं बना पाए। चौथ और सरदेशमुखी की बहुत रिगरस टैक्सेशन प्रैक्टिसेस की वजह से दे एट टाइम ऑफ नीड नोबडी हेल्प देम, ठीक है। बहुत कम लोगों ने उनका साथ दिया। जो छोटे किंगडम्स थे, ठीक है, यहीं से आता है कि चौथ सरदेशमुखी के चलते वो भी ज्यादा, मतलब वो उन्होंने वन आर्म डिस्टेंस बना के रखा इस पूरे भसड़ से। कहते हैं एक तो चौथ सरदेशमुखी वैसे ही दे रहे हैं, चौथ सरदेशमुखी देने का पर्पस ही है कि हम प्रोटेक्शन में नहीं दे रहे हैं, अब करो प्रोटेक्ट, ठीक है। समथिंग लाइक दिस अपीयर्ड, राइट। अब इसके बाद जब फॉरेन इन्वेजन हुई, इस पॉइंट को आपने एक्सप्लेन करना है तो बड़ा ब्रीफ और संक्षिप्त में करना, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको वर्ड लिमिट हल्का सा बढ़ाया, ठीक है। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ कि अवध एंड रोहिलखंड, राइट, दे कुड बी सीन यूनाइटिंग विद फॉरेन इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सूरजमल एंड सदाशिव राव, ये आपको कहानी बताई थी मैंने, उस कहानी को ऐसे ब्रीफ में लिख दोगे। अच्छा, अब एक और चीज समझो कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो आपको कई चीजों को कंसाइज बनाना पड़ेगा। इसमें यह नहीं समझना कि मैं उस चीज को और ज्यादा इलैबोरेट कर देता हूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर को भी पता है कि 150 वर्ड का आंसर है। तो आप जितना ब्रीफ रहेंगे, जितना कंसाइज रहेंगे, एग्जामिनर को यह मानना पड़ेगा दैट आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी मालूम है, ठीक है। यहां पर अब अवध और रोहिलखंड के अगर राजाओं के या रूलर्स के नाम नहीं लिखे लेकिन ये मेंशन कर दिया, एग्जामिनर विल हैव टू एक्सेप्ट कि आपको इनके रूलर्स के नाम भी पता है पर वर्ड लिमिट की कमी की वजह से आप नहीं लिख रहे, ठीक है। सिमिलरली उसको ये भी पता होगा कि क्या एग्जैक्ट पूरा एपिसोड था पर वर्ड लिमिट नहीं है, तो इसलिए आप ब्रीफ में लिख रहे हो, ठीक है। दिस कॉन्फ्लिक्ट डिड नॉट अलाउ मराठास टू मेक अ स्ट्रॉन्ग अलायंस, बता दिया, फ्रेगमेंटेड है, बटे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते जा रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन भी उनको यूनाइट नहीं कर पा रही, राइट। इसके बाद तीसरा आपका पॉइंट आ सकता है इंटरनल फ्यूड्स ऑफ दीज रीजनल किंगडम्स, ठीक है। इंटरनल फ्यूड्स में राजपूत्स में डिसयूनिटी, मराठास में डिसयूनिटी, एंड इवन जो सक्सेशन डिस्प्यूट्स हमने देखे थे हैदराबाद और कर्नाटक के केस में, वो भी बताते थे कि ये डिस्प्यूट्स इन किंगडम्स को दीमक की तरह अंदर से तोड़ रहे थे। तो ना केवल हमारा पूरा भारत इन रीजनल किंगडम्स में बटा हुआ था, बट ये रीजनल किंगडम्स भी अलग अलग गुटों में बटे हुए थे, राइट। तो यहां पर आप लिख सकते हो दैट इवन दो राजपूट्स एंड मराठास एट सम पॉइंट पोजेस्ड वास्ट टेरिटरीज येट दे वर इंटरनली डिसयूनाइटेड। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कॉन्फेडरेसीज में जो डिसयूनिटी थी उसकी बात कर रहे हैं। सक्सेशन डिस्प्यूट इन हैदराबाद कब हुआ था? आफ्टर डेथ ऑफ निजाम आसफ जा। अगर ईयर पता है 1748 लिख दो, भाई मसल हैं तो दिखाओ, राइट। थोड़े से ईयर्स पता है ना, देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का भी ईयर लिखना है एंड इनकी डेथ का भी ईयर लिखना है। जहां जहां ईयर्स पता है आपको ब्रैकेट में लिख सकते हो, GS1 का पेपर है, चलेगा, ठीक है। इट विल वर्क इन योर एडवांटेज, राइट। 1748 में इनकी डेथ के बाद कर्नाटक में भी सेम डिस्प्यूट देखने को मिला, तो इन्होंने इन किंगडम्स को काफी वीक कर दिया, ठीक है। तो सक्सेशन डिस्प्यूट्स दोनों जगहों पर
यही चीज फ्रेगमेंटेड, ठीक है, फ्रेगमेंट कर दिया इन रीजनल किंगडम्स को, राइट। तो देखो इन तीन फैक्टर्स की बेसिस पर और जो तीन फैक्टर्स की सब्सटेंसिएशन यानी कि जिस तरह से आपने उसकी एग्जांपल और एक्सप्लेन की है, ये आपने क्लैरिफाई कर दिया कि किस तरह से हमारा इंडिया उस टाइम पे फ्रेगमेंटेड पॉलिटी हुआ करता था। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन में है कि कैसे फ्रेगमेंटेड पॉलिटी था, लास्ट लाइन देखो बॉडी की, सक्सेशन डिस्प्यूट इन हैदराबाद आफ्टर डेथ ऑफ निजाम आसफ जहाँ इन 1748 एंड इन कर्नाटक फ्रेगमेंटेड दीज रीजनल किंगडम्स। यहां पे ना लगभग आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यहां पर अगर छोड़ना चाहो और कंक्लूजन के लिए समय नहीं है, यहां कंक्लूजन समझ नहीं आ रहा, तो यहां पर भी छोड़ोगे, ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल नंबर खींच के लेने हैं एग्जामिनर से, तो वहां पर आपको कंक्लूजन देनी चाहिए और कंक्लूजन होनी चाहिए इनोवेटिव, थॉट प्रोवोकिंग, यानी कि ये जो बात की गई है इससे थोड़ा हट के बात की जाए। बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि वो समराइज कर देते हैं जो उन्होंने बॉडी में पूरा लिखा। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लेने हैं, ठीक है, अगर आपको 120 के करीब GS1 में लेने हैं, ठीक है, तो उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंड्यूस अ थॉट प्रोवोकिंग कंक्लूजन। तो यहां पर थॉट प्रोवोकिंग कैसा हो सकता है कि जितनी बातें हमने की उससे थोड़ा हटके, ठीक है। तो बहुत ब्रीफ में हम क्या लिख सकते हैं, द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी ऑफ इंडिया गेव यूरोपियन पावर्स टू फिल अप द पॉलिटिकल वैक्यूम। They followed policy of intervention in Indian affairs and eventually led to colonization under British। तो इस पूरे चीज का जो इम्पैक्ट पड़ेगा आगे की भारत की हिस्ट्री पे, वो आप सबके सामने है, ठीक है। ये कंक्लूजन दे दी और यही अब हमारे अगले चैप्टर का स्टार्ट होगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ लग गई है बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल तरीके के साथ। अब आपका काम क्या होगा, देखो हम यहां पर स्टडी IQ की बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वी आर हेयर डिस्कसिंग स्टडी IQ बुक्स, राइट। तो उन बुक्स में अब आपको क्या करना है कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो 18th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी उनको एक बार स्टडी करना है उन बुक से। यहां पर मैंने थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी आपको दी है जिससे कि ब्रॉड ओवरव्यू आप उन चीजों का ले सकते हो। डिटेल में पढ़ना चाहते हो वो बुक अपने पास हैंडी रख लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को अगर आप समझना चाहते हो तो इनको अलग अलग डायमेंशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, साइंस, कल्चर एटसेट्रा। एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन थी कि एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड था और स्टेगनेंट हो चुका था, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी। नो डाउट हमारे पास लैंड की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारा जो किसान था वो बहुत ज्यादा दब रहा था। क्यों दब रहा था? रेवेन्यू फार्मिंग की वजह से। कमेंट्स में मुझे बताइए ये कौन सा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था जो मुगल्स के समय पर इंट्रोड्यूस हो गया था, विच वाज वेरी सिमिलर टू जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो अंग्रेजों के समय पर आएगा। बताइए, इजारा सिस्टम, ठीक है, इजारा सिस्टम। इसने कुचल के रख दिया पेजेंट्स को, राइट। तो ओवरऑल हमारे भारत में उस समय पर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो काफी ज्यादा गरीबी आ गई, ठीक है, क्योंकि आम जनता तो पिस रही है, सिर्फ नोबल्स के पास या जमींदार के पास पैसे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ इट इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है कि जहां पर नोबल्स के पास बेशुमार दौलत है, हमारे पेजेंट जो हैं वो बेयरली अपने 2 वक्त की रोटी खा पाते थे। लेकिन यहां पर यह जरूर नोट करना कि इस इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के बाद भी जो घटिया सिचुएशन ब्रिटिश के समय पर हुई उससे अभी भी बेटर है। ब्रिटिश के समय पर इससे भी बेड़ा गर्क हो गया था, ठीक है। सेकेंडली आपका आएगा ट्रेड। एग्रीकल्चर और ट्रेड में फर्क है। एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ट्रेड इज जब आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इंडिया एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी था। ये आप सोशियोलॉजी में भी पढ़ोगे कि इंडियन इकोनॉमी या इंडिया का जो मिडिवल एजेस से जो स्ट्रक्चर रहा है ना, वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमीज रही है कि जो हमारी जरूरतों की चीजें हैं, ठीक है, ऑल आर नीड्स नॉट वांट्स, ऑल आर नीड्स, वो हम गांव में सब कुछ हमारे पास होता था। कल्टीवेशन हो रही है, कॉमन लैंड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध हैं, पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, रहने को छत है, क्या चाहिए, आराम से सब जी रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंट हम हुआ करते थे। तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड या आदान प्रदान इतना नहीं होता था और विलेजेस में कुछ खास इंपोर्ट नहीं होता था। कॉन्सिक्वेंटली विलेजेस कल्टीवेट या जो चीजें प्रोड्यूस करते थे वो एक्सपोर्ट्स होता था। तो जो ट्रेड होता था मुगल्स के अंडर, इनलैंड ट्रेड काफी ज्यादा प्रमोट हुआ। तभी तो जैसे आगरा से अहमदाबाद का इंपॉर्टेंट रूट, ठीक है, बीच में क्या आता है, मारवाड़ आता है, राइट। तो ट्रेड रूट्स इंपॉर्टेंट बनते थे। तो ट्रेड होता था इंटरनली, हालांकि विलेज हमारे सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इंडिया से बाहर चीजें भेजनी है और कुछ चीजें बाहर से इंडिया में लानी है, तो वो ट्रेड मुगल्स के अंदर काफी एक्सटेंसिवली हुआ करता था। हमारे कॉटन टेक्सटाइल्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी। आपकी एनसीईआरटीज में एक पर्टिकुलर टाइप का फैब्रिक बता रखा है,
उस फैब्रिक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और अगर नहीं पता तो P2I में एनरोल करो, वहां पर NCERTs भी कवर्ड है। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल हमारा बहुत ज्यादा फेमस था और उसकी काफी डिमांड थी, जिसकी वजह से इंडिया प्रॉस्परस था। लेकिन ये सारा पैसा जनरली रॉयल ट्रेजरी में या नोबल्स के पास जाता था, क्योंकि इसका रीजन बताता हूं। ठीक है, रीजन अभी डिसरप्शन ऑफ ट्रेड का पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। राइट, अब इसमें हमारा ट्रेड, क्योंकि हम काफी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब हम कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हम सिल्वर या गोल्ड इंपोर्ट करते थे। तो आपने भारत सोने की चिड़िया है ये तो सुना होगा, लेकिन इसी के साथ साथ दुनिया भारत को सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल्स भी कहती थी, कि इतना ज्यादा हमारे कंट्री की चीजों की डिमांड थी कि बाकी मुल्कों को अपना सोना चांदी इधर देना पड़ता था टू गेट दोज थिंग्स, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, पेपर, स्पाइसेस एटसेट्रा। राइट, तो बहुत रिच कंट्री हमारा था। ये कहीं ना कहीं हमारी ही नाकामयाबी है कि हम संभाल नहीं पाए उसको, बट शायद मॉडर्निटी ने इसी प्रकार से आना था। ठीक है, गिर गिर कर बड़े होते हैं। राइट, तो इंडिया ने बहुत संघर्ष देखा, तब जाकर हम आज इस आजादी की शायद वैल्यू कर पाते हैं। राइट, अब यहां पर इस टेबल जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इस टेबल को एक बार आप नजर दौड़ा लेना। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रीजन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका एक ब्यौरा मिल जाएगा। इसी के साथ साथ डिसरप्शन ऑफ ट्रेड कैसे हुई ड्यूरिंग मिड 18th एंड लेट 18th सेंचुरी। वहां पर डिसरप्शन ऑफ ट्रेड होती थी वॉर्स और उसके द्वारा हुई प्लंडर से, कि जब भी दो राज्य आपस में भिड़ते थे तो एक दूसरे को लूटते थे फिर वो। ठीक है, कि जो जीतता है वो फिर दूसरे की टेरिटरी को लूटता है। तो उसमें जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे वो प्राइमरी टारगेट्स बनते थे। वहां पे इंपॉर्टेंट मटीरियल जो होता था वो लूट लिया जाता था, सोना वगैरह लूट लिया जाता था, वेल्थ लूट ली जाती थी। राइट, एंड जो ट्रेडिंग सेंटर है अब जीतने वाले के अंडर आ गया वो। ठीक है, तो अब जो ओल्ड उसके लॉजिस्टिक्स बन रखे हैं, सप्लाईज, वो चेंज करने पड़ेंगे उसे, एंड इट विल हैव टू फंक्शन एज पर द न्यू रूलर जो उस एरिया का होगा। ठीक है, तो ये एक डिसरप्शन क्रिएट होती थी। राइट, इसी के साथ साथ रीजनल किंगडम्स जितने ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, पहले क्या था, मुगल्स हैं सेंट्रल अथॉरिटी, मुगल्स ने जहां जहां पर कचहरियां लगा रखी हैं, कस्टम ड्यूटीज लगा रखी हैं, चौकीज लगा रखी हैं, जहां पर टैक्स देना पड़ता है, तो वहां पे टैक्स देना पड़ता था। जैसे जैसे रीजनल किंगडम्स बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे और सारे रीजनल किंगडम्स अपनी ऑटोनॉमी बनाते जाएंगे, तो ये चौकियां बढ़ती गई। जस्ट इमेजिन, आज के समय पर पूरे इंडिया को यूनाइट करने के लिए जीएसटी है कि नहीं है? तो उसमें जो पहले हमें ट्रक्स दिखते थे, पूरी लाइन की लाइन लगी पड़ी है, हर स्टेट के बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद लाइन लगी पड़ी है पूरे टैक्सेस की, उससे ट्रेड डिसरप्ट होता था। जो वेजिटेबल्स या ये सारी चीजें मिलनी है, पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, वो सड़ जाती थी खड़े खड़े ही। ठीक है, अब यहां पर जब रीजनल किंगडम्स बढ़ गए, ठीक है, तो जीएसटी ने हमें इंडिया को इकोनॉमिकली ऐसे यूनाइट किया। ये इकोनॉमी में भी आपके लिए एक पॉइंट दे रहा हूं। राइट, तो यहां पर अगर बहुत सारे स्टेट के बॉर्डर्स थे तो प्रॉब्लम थी, उसी तरह यहां पे रीजनल किंगडम्स की वजह से कस्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। राइट, तो वो भी डिसरप्ट करता था ट्रेड को। इसी के साथ साथ जब नोबल्स ग्रेजुअली जागीरदारी क्राइसिस और उसके बाद अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से जब उनकी अमीरी में डिक्लाइन आया, इंपॉवरिशमेंट उनकी हुई, तो डिमांड घटनी शुरू हो गई। किन चीजों की? लग्जरी गुड्स की। ये लग्जरी गुड्स क्योंकि सिर्फ नोबल्स यूज कर पाते थे, तो उस वजह से लग्जरी गुड्स की डिमांड्स कम होना स्टार्ट हो गई। अब इसका असर और कई चीजों पर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, कई आर्टिसंस थे, तो मुगल्स जब इन आर्टिसंस को पेट्रनाइज करते थे तो इनका धंधा पानी चल रहा था आराम से। जब मुगल्स या नोबल्स, मुगल के अंदर जो नोबल्स हैं वो इनको पेट्रनाइज करना बंद हो गए, तब इन्हें माइग्रेट करना पड़ा टू लेट्स से पहाड़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो यहां से फिर पेंटिंग्स का एक नया स्कूल आया। फॉर एग्जाम्पल, कांकड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, यही मुगल्स के अंदर जो आर्टिसंस थे, यही इधर माइग्रेट होकर एक नया कल्चर डेवलप करते हैं। ठीक है, ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है आपके लिए। एजुकेशन का क्या सिस्टम था? देखो, एजुकेशन का होती थी एजुकेशन, बट लार्जली इट वाज कन्फाइंड टू लर्निंग ऑफ शास्त्रास, वेदास एटसेट्रा। ठीक है, और वो भी अपर क्लासेस में। ठीक है, ब्राह्मण्स एंड अपर कास्ट जो होती थी उसमें भी फॉलो होता था। ठीक है, तो रिलीजन, लॉ, फिलोसफी, ये सारी चीजें होती थी। जो वेस्टर्न स्टडीज या साइंटिफिक लर्निंग है, क्रिटिकल एनालिसिस है, वो लैक करता था, जिसकी वजह से इंडिया इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में जो इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इंडिया में आई, वो बड़े टेढ़े तरीके की वजह से आई। ठीक है, दिस वाज अ प्रॉब्लम है। राइट, इसके बावजूद भी ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो एवरेज लिटरेसी थी हमारे कंट्री में, वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी ना, उससे फिर भी ज्यादा ही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एटलीस्ट इनिशियली। ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद चीजें बदलना शुरू हुई, तो सिचुएशन यहाँ पर फिर भी ठीक थी। इनके अंडर तो और बुरा हाल हो गया। एजुकेशन के बाद सोशो कल्चरल लाइफ की अगर हम बात करें, तो यूनिफॉर्म कल्चर कहीं नहीं होता था। वो आज भी हम देखते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, लेकिन हमें
एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ने जोड़ कर रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ये अलग अलग रीजनल किंगडम्स थी, तो कल्चर यूनिफॉर्म नहीं था, सब कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे और इन कल्चर्स में कभी कभी वही राजाज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो कल्चर्स भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते थे। लेकिन हाँ, आज की डेट में इन सभी सब कल्चर्स ने हमारी डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा रिच बनाया है। ठीक है, अब यहां पर एक और पॉइंट नोट करना, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, बहुत ज्यादा रिगरस भी था। ठीक है, कास्ट सिस्टम वाज देयर, इट वाज वेरी रिगरस एज वेल, क्योंकि 1857 तक आप देखोगे कि वो कास्ट सिस्टम ही है कि मतलब मंगल पांडे का जो इंसिडेंट हुआ, लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस की वजह से ही वो इतना गुस्सा हो गया कि ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, है ना। तो कास्ट सिस्टम रिगरस था, लेकिन फिर भी इट वाज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू एक्वायर हायर सोशल स्टेटस बाय एक्वायरिंग हायर ऑफिस और पावर। ठीक है, अगेन सोसाइटी में या सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ब्राह्मणाइजेशन एंड संस्कृताइजेशन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसमें अगर किसी की पोजीशन हाई हो जाए ड्यू टू सम रीजन तो उसका स्टेटस थोड़ा बढ़ जाता था। होलकर्स की एग्जांपल इसमें दी जाती है। ठीक है, तो उस वजह से इनका स्टेटस बढ़ गया था। मुस्लिम्स में भी डिवीजन थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू सोसाइटी में कास्ट की वजह से ही ये डिवाइडेड सोसाइटी है। मुस्लिम्स में शिया एंड सुन्नी सेक्ट था, और इसी के साथ साथ जो मुगल्स के अंदर जो नोबल्स हुआ करते थे, वो नोबल्स भी अलग अलग सेक्ट को बिलोंग करते थे। जैसे कि टर्की से आने वाले तुरानी नोबल्स थे, अफगान के अफगानी नोबल्स, ईरान के ईरानी नोबल्स, इनकी भी आपस में नहीं बनती थी, इनके भी गुट बने हुए थे, एक दूसरे के प्रति द्वेष कई बार रखते थे। और इंडिया में जो मुस्लिम्स हिंदूज मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए वो हिंदुस्तानी मुस्लिम होते थे, तो किसी की नहीं बन रही आपस में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड पॉलिटी का ना ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो कि हमारी सोसाइटी भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड थी। राइट, तो सोशो कल्चरल लाइफ में काफी सारी डिविजन्स थी। आर्ट एंड कल्चर का अगर ब्रॉड ओवरव्यू दूं, ठीक है, एक तो मैंने पॉइंट पेंटिंग से रिलेटेड आपको ऑलरेडी बता दिया। राइट, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, पेंटिंग्स का तो ये बता ही दिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो पेंटिंग्स की ही बात हो रही है यहाँ पे। आर्किटेक्चर की बात करूं तो कुछ मार्वेलस आर्किटेक्चर बने हैं, जैसे कि इमामबाड़ा बिल्डिंग, ये लखनऊ में है। आई शुड हैव एडेड एन इमेज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, टेलीग्राम में मैं उसको शेयर करूंगा। राइट, इसी के साथ साथ जयपुर का सिटी भी फाउंड हुआ था, सवाई जय सिंह ने ही फाउंडेड द सिटी। राइट, एंड दिस इज अगेन आर्किटेक्चरल मार्वल। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें भी ये काफी प्लान्ड सिटी की तरह बना है। इसमें भी जो सड़कें हैं ना वो राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो दैट गिव्स अ वेरी वेल प्लान्ड ग्रिड स्ट्रक्चर। राइट, तो ये चीजें यहाँ पर हुई। डिटेल्स हम कहाँ पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर में, जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पहला चैप्टर होता है आर्ट एंड कल्चर का इन P2I। ठीक है, तो वहां पर आपके साथ ये डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत वास्ट और बहुत बड़ा चैप्टर है ये। राइट, इसी के साथ साथ म्यूजिक काफी डेवलप हुआ 18th सेंचुरी में, काफी ज्यादा म्यूजिक को भी पेट्रनेज मिली। राइट, मोहम्मद शाह काफी शौकीन थे म्यूजिक के, तो म्यूजिक वाज क्वाइट डेवलपिंग एट दैट टाइम। पोइट्री में हम एक डिक्लाइन देखते हैं। डिक्लाइन में क्या है कि पोइट्री एक समय था, खासकर एंशिएंट में इंडिया में और इवन मिडिवल इंडिया में, जब गहराई होती थी पोइट्री के अंदर, ये गहराई अब लैक करना शुरू हो जाती है इस टाइम पीरियड में। तो पहले जहां पर इंडियन लैंग्वेजेस की पोइट्री ये जिंदगी के डेप्थ को एनालाइज करती थी, अब ये बहुत ज्यादा बस डेकोरेटिव बन गई, थोड़ी आर्टिफिशियल, मैकेनिकल और ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल कहने का मतलब कि ये कन्वेंशंस बन गई। जैसे आपको कैसे एग्जांपल दूं, जैसे संगीतों को देखो, पुराने गाने कितने अच्छे हैं। ठीक है, पुराने गाने ज्यादातर, सभी की नहीं बात कर रहा, ज्यादातर काफी दिल को छू लेने वाले गाने होते हैं। लेकिन आज के समय पर केसरिया तेरा, ठीक है, केसरिया, लव स्टोरियां, समथिंग लाइक दिस, वो शब्दों का हेर फेर, जब तक समोसे में रहेगा आलू तेरा बन के रहूंगा शालू, समथिंग लाइक दिस, ये गाने बन रहे हैं आजकल। तो इन्होंने क्या, इनमें डेप्थ नहीं है। वो डेप्थ वाले गाने जो हुआ करते थे, ठीक है, वो पुराने समय में हमें काफी सुनने को मिलते थे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पोइट्री का सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट्स इधर चल रही हैं। बाकी अपनी बुक्स में से आप साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। साइंस में सीधा सा ये पॉइंट है कि उस समय पर क्योंकि साइंटिफिक लर्निंग नहीं थी, तो साइंस भी ज्यादा डेवलप हो नहीं पाई। ठीक है, दिस वाज अ मेजर फ्लॉ। राइट, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किया, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी ऑफ इंडिया इन 18th सेंचुरी कुड बी सीन इन इट्स सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एज वेल, और इसको करना है आपने डिस्कस। ठीक है, 150 वर्ड्स, राइट, एंड 10 मार्क्स। डू ट्राई इट आउट, और अगले सेशन में हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। उम्मीद करता हूं कि ये साहस सीरीज आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रही है और ये आगे भी करती रहे। विद दैट सेड, माय सिंसियर प्रेयर्स कि जितने एफर्ट्स आप अपनी तैयारी में लगा रहे हैं, ईश्वर के भी हजारों गुना ज्यादा एफर्ट्स आपके साथ जुड़ जाएं और आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।